तो हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स। देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन वन के बारे में। लेसन वन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन वन के बारे में। और देखिए जो लेसन वन है, अगर उसका नाम देखें तो इसका नाम है कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। देखो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सब क्वेश्चन को एक तरफ से नहीं लेके चलेंगे। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। उसके बाद देखो इसमें हम दो पार्ट लाने वाले हैं। पहले पार्ट में डेरिवेशंस देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, डिफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उस न्यूमेरिकल से संबंधित जो भी कोई प्रश्न होगा उस सभी को देखेंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए कूलॉम का नियम, जैसे कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र में पहली हेडिंग हम लोग बनाएंगे कूलॉम का नियम। ये पहली हेडिंग है कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम के नियम की बात करें तो कूलॉम्स लॉ की अगर हम लोग बात करें तो कूलॉम ने जब अपना नियम दिया था उन्होंने दो आवेश रखे थे। दो आवेश मान लेते हैं, ये आवेश एक ये बिंदु आवेश है और दूसरा जो है इससे कुछ दूरी पर बिंदु आवेश रखा है। एक पहला आवेश मान लीजिए Q1 है और दूसरा आवेश इसी से r दूरी पर रख दिए थे Q2। एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2 है। तो अब दो बिंदु आवेश हैं तो इनमें देखिए इनमें क्या होगा, एक आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, या इन दोनों आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकते हैं। यदि आवेश जैसे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत आवेश होगा तो क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और अगर निगेटिव लगा तभी समान आवेश हो जाएगा। अगर समान आवेश है तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलॉम ने क्या बताया था, दो बिंदु आवेश लिए थे और उन दोनों के बीच की दूरी r थी। इन्होंने बताया कि जब दो बिंदु आवेश को आप r दूरी पर रखोगे तो क्या होगा, एक बल लगेगा जिसे आप आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कहोगे लगेगा। वो क्या होगा, समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। मतलब आकर्षण बल भी हो सकता है और दूसरा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो अब देखिएगा जो ये बल लगता है F, ये जो बल लगता है F, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। वही लिखते हैं। देखो अब आप क्या कहोगे, कूलॉम ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि जब दो आवेशों को r दूरी पर रखा जाता है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको लिखते हैं गणित के रूप में। जैसे इन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से नियम समझिएगा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। क्या नियम दिया था, इन्होंने नियम ये बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा इन दोनों नियम को आप मिला दीजिए, F समानुपाती मिलाओगे तो Q2 अपान में हो जाएगा r का स्क्वायर। और F, अब आपको पता होगा कि जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक का नाम यहाँ पर है Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। अब यहाँ पर बताओगे कि सर ये जो है जो कि जहाँ k एक समानुपातिक नियतांक है
नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, ये देखो क्या मैंने बताया, ये जो k है एक समानुपातिक नियतांक है जिसे माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिएगा इसका मान यहां पर लिखोगे, जिसका मान ये k का मान होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, k का मान होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या मैंने बताया कि k एक समानुपातिक नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, और k का मान होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो इसका मान होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, इस लगने वाले बल को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा F बराबर, जहाँ के वहाँ पे ये वैल्यू, जहाँ के वहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा Q1 Q2/r स्क्वायर, या इसको और आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। यही दोनों बल होता है कूलम के नियम के अनुसार। सबसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पर, चाहे इस पर क्वेश्चन करिए चाहे इस पर क्वेश्चन करिए, दोनों से वही वैल्यू आएगी। तो F का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो जो F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या होता है, r स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो है कूलम के नियम का सदिश रूप। कूलम के नियम का सदिश रूप हम लोग देखने चल रहे हैं। सदिश रूप मतलब कूलम, देखो अभी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, बल तो वेक्टर फॉर्म में है, बट यहाँ पर देखिए सभी कांस्टेंट है, Q1 Q2, आवेश एक अदिश राशि होती है, और ये दोनों क्या है, अदिश राशियां हैं। तो दूरी भी आप जानते हैं एक अदिश राशि होती है। तो इन दोनों को हम लोग सदिश बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, बहुत एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। तो सदिश रूप देखिएगा, इसका सदिश रूप जैसे मान लो दोनों बिंदु, ये मान लो एक बिंदु आवेश है Q1, और ये दूसरा जो है r दूरी पर स्थित है, दूसरा बिंदु आवेश है r, मतलब ये पहला बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है क्या, Q2। ये दोनों r दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं। ठीक, अब देखिएगा मैंने अभी जस्ट बताया, तो Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा और Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा। तो जो Q1 Q2 पर बल लगाएगा उसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर F21। क्या बोलोगे, Q1 Q2 पर जो बल लगाएगा उसे बोलेंगे वेक्टर F21, और जो Q2 Q1 पर बल लगाएगा उसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर F12। और चूंकि ये दोनों r दूरी पर रखे गए हैं, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो Q1 से Q2 की जो दूरी होगी वो प्रेजेंट करेगी r⁻12, और Q2 से Q1 की जो दूरी होगी वो होगी r⁻21। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो अब देखिए Q1 से Q2 पर जो बल लगेगा वेक्टर F21 होगा, और Q2 से Q1 पर जो बल लगेगा वेक्टर F12 होगा, और Q1 से Q2 की दूरी और r⁻12 होगी, और Q2 से Q1 की दूरी r⁻21 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है, वेक्टर F21। तो इसे लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। देखो अब बताओ, Q1 के कारण Q2 पर बल कौन सा बल लग रहा है, वेक्टर F21। वेक्टर कौन सा लग रहा है, वेक्टर F21 बराबर। देखो अब कूलम के नियम से आप लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। तो F यही तो है ना F का मान। अब रखोगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²।
अब देखिए Q1 से Q2 की दूरी क्या है, Q1 से Q2 की दूरी क्या है, ये है r कैप 1 2, क्या है r कैप 1 2। ये आप ऐसा लिख सकते हैं, ये तो एक पहला हो गया, ये भी सदिश रूप है, या तो इसे लिख सकते हैं Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब बताइए Q2 से Q1 पर कौन सा बल लग रहा है, वेक्टर F12 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। और इसकी दूरी क्या है बता दीजिए, इसकी दूरी है वेक्टर r कैप 2 1 है ना। देखिए यहाँ से दूरी क्या है, r कैप 2 1 है। ठीक, आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार दो बार देखिएगा, बात को समझिएगा, एक मिनट से समझोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, देखो Q1 के कारण Q2 पर बल, देखो Q1 के कारण Q2 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल। ठीक है, ये हो जाएगा, और दूरी r कैप 1 2 दूरी 2 1, ये हो जाएगा। ये है सदिश रूप, चाहे एग्जाम में चाहे आप इसको लिख दीजिएगा, चाहे इसको लिख दीजिए, दोनों में से एक लिख दीजिएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो रट लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, ये हो गया, ये लिख लिए, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद जो हेडिंग है उसको देखने वाले हैं। ठीक, इसके बाद जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखेंगे, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आराम से याद करिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रेजेंट करते हैं। ई वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपान में क्यू नॉट। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप Q1 Q2 ले रहे थे, अब ये क्यू नॉट क्या ले लिए। देखो मैं बताता हूँ क्यू नॉट क्या है। ये जो क्यू नॉट है वो परीक्षण आवेश है। क्या है, ये परीक्षण आवेश है। जो क्यू नॉट है वो परीक्षण आवेश है, और क्यू नॉट एक ऐसा आवेश होता है जिसकी खुद की क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ऐसा आवेश जिसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। मतलब अगर इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये कल्पना मात्र आवेश है। ये क्या है, कल्पना मात्र आवेश है। अगर आपसे कोई पूछेगा सर ये क्यू नॉट क्या है, तो आप सिर्फ इतना बताओगे कि क्यू नॉट क्या है, एक धन परीक्षण आवेश है या परीक्षण आवेश है, और इसका खुद का क्या होता है, अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जब इसे किसी दूसरे क्षेत्र में रखा जाता है तब इसमें क्या होता है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये क्या है, एक कल्पना मात्र है, कह सकते हो मतलब आभासी क्या है, आभासी आवेश है। ये कल्पना मात्र आवेश मान लिया जाता है कि यहाँ पर जब कोई आवेश नहीं है तो वहाँ पर क्या है, क्यू नॉट आवेश होगा। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ से आप परिभाषा क्या बताओगे, ये अब देखिए ये क्या है, लगने वाला बल है, ये क्या है, बल है, और ये क्या है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है। अब आप परिभाषा एकदम सीधा सीधा बता दोगे कि बल और परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को, या आप कह दीजिए बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप अगर परिभाषा थोड़ा और स्टैंडर्ड देना चाहते हो तो कह दीजिएगा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, आई होप को परिभाषा आपको याद हुई होगी, परिभाषा आपको याद हुआ होगा। ये क्या बताओगे कि सर बताओगे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। या आप ऐसा सीधा सीधा बोलोगे कि बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और देखिएगा ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है।
अब देखिए इसका हम लोग मात्रक और बीमा निकालते हैं, आता है मात्रक और बीमा। सबसे पहले मात्रक लिखते हैं, मात्रक लिखोगे तो क्या होगा, ई का मात्रक लिखोगे, ई का मात्रक बराबर होगा, ई का मात्रक बराबर होगा वेक्टर एफ का मात्रक, और क्या होगा क्यू नॉट का मात्रक, क्या होगा क्यू नॉट का मात्रक, एफ का मात्रक क्या होगा न्यूटन, कूलाम का मात्रक सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। तो जो ई का मात्रक आएगा न्यूटन प्रति क्या आएगा कूलाम आएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो एसआई मात्रक है, इसका हम एम के एस पद्धति में मात्रक निकालते हैं। एम के एस में मात्रक, एम के एस मात्रक कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो एम के एस मात्रक में इसको तोड़ देते हैं, आने वाला फॉर्मूला तोड़ देते हैं। यह बराबर क्या होता है एम में ये लिखते हैं, आवेश क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है। तो यहाँ पर किसका मात्रक लिखोगे, एम का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, एम का मात्रक किलोग्राम, ए का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति क्या होता है सेकंड स्क्वायर, हिंदी में लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, एम्पियर इंटू टी का मात्रक क्या है सेकेंड, टी का मात्रक क्या होगा सेकेंड। तो आपको मिलेगा यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम मीटर एक ही ठू है, ठीक है, किलोग्राम मीटर, ये हो जाएगा एम्पियर प्रति, लिखिएगा एम्पियर, किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड क्यूब, ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप एमकेएस पद्धति में मात्रक निकाल लेते हैं, बीमा बहुत आराम से आ जाएगी। अब आपको पता बीमा निकाल रहे हैं, अब आपको पता है कि किलोग्राम की बीमा क्या होगी एम, ठीक, और मीटर की बीमा क्या होगी, मीटर में लंबाई दूरी है ये हो जाएगा एल, एम्पियर की बीमा क्या है एम्पियर मतलब धारा की बीमा क्या होती -1, ये -1 लगा -1 हो जाएगा, सेकेंड मीन्स टी है टाइम है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी घात 3 लगा हुआ माइनस तो घात 3 लगा दोगे, तो इसकी बीमा आएगी, किलोग्राम की बीमा एम होगी, मीटर की बीमा क्या होगी एल होगी, एम्पियर की बीमा क्या होगी ए होती है, सेकेंड की बीमा क्या होती टी होती है, तो इसकी बीमा आ जाएगी एम एल ए -1 टी माइनस कितना हो जाएगा 3। ये होता है, ये है मात्रक और ये है बीमा। आई होप को आपको समझ में आया होगा। वैद्युत क्षेत्र ये सीधा सीधा पूछ लेता है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो होता है उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसका ये एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और इसका जो एमकेएस पद्धति मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड क्यूब होता है, और ये होता है इसकी बीमा जो होगी एम एल ए -1 टी माइनस क्या हो जाएगा क्यूब। इतना आप जानते हैं, मतलब इतना आपको मैंने बता दिया है। आगे इसके देखते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिए हैं। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होगी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, किसी बिंदु मान लीजिए कि कोई बिंदु ये है ए, ये ना, इस मान लो ये कोई बिंदु ए है, बी मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पर क्या है एक क्यू आवेश है प्लस माइनस ए कुछ भी है वो स्थित है। अब यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ दूरी पर मीन्स आर दूरी पर एक ऐसा आवेश है, एक बिंदु आवेश क्यू है, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और इस पर मान लेना है कि इस पर जो आवेश है वो क्या है क्यू नॉट है। बात को फिर से समझिएगा, एक बिंदु क्या है प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और इस बिंदु पर जो आवेश है क्या है वो मान लेते क्यू नॉट है। बात समझ में आई। हमने इसमें क्या मानेंगे, माना एक बिंदु आवेश, सीधा बनाते हैं इसको ना तब ज़्यादा समझ में आएगा, ऊपर जा रहा है,
इसको सीधा बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिएगा कि एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है और इससे r दूरी पर स्थित है एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और इस पर आवेश क्या है, Q नॉट है। तो आप देखिए अगर दो बिंदु आवेश मिल गया और दोनों r दूरी पर स्थित हैं तो उस पर हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं ना। इसमें लिखोगे क्या, बोलोगे सर कि एक बिंदु, माना एक बिंदु A है जिस पर प्लस Q आवेश तथा r दूरी पर ना, बिंदु A से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q नॉट आवेश उपस्थित है और इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग। तो यहां से जब हम लोग, चूंकि ये दोनों आवेश हैं इसलिए कूलाम का नियम लगाया जा सकता है, तो आप लिख दीजिएगा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम ये कहता है कि जो लगने वाला बल है ये कुछ इस तरह से, ये लगने वाला बल है ये 1/4πε0 और k होता है। यहाँ से इसका मान रखोगे, दोनों आवेश हैं Q1 के स्थान पे क्या है Q और Q2 का स्थान पे क्या है Q नॉट, और दोनों कितनी दूरी पर स्थित हैं, r² दूरी पर। ठीक है, बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो लगने वाले बल और एकांक आवेश के या धन परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप इसका मान रखिएगा, F का मान रखोगे 1/4πε0 इंटू Q और Q नॉट अपान में r² इंटू ये लिखा गया 1/Q नॉट, ये इससे कट जाएगा, होगा वेक्टर E बराबर 1/4πε0 के Q अपान में क्या हो जाएगा r², ये हो जाएगा Q अपान में r²। निर्वात अथवा y के लिए लिख दीजिएगा, निर्वात अथवा y के लिए, निर्वात अथवा y के लिए क्या होगा, k बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर 1 रखोगे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी 1/4πε0 Q अपान में क्या होगा, r² होगा। बात को फिर से समझ लीजिएगा, दो बिंदु आवेश हैं Q है और Q नॉट है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, r दूरी पर रखे गए हैं। इस पर हम लोग कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम वेक्टर F बराबर 1/4πε0 k क्या है, ये जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है, Q नॉट होगा अपान में r²। अब चूंकि हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वेक्टर F अपान में Q नॉट, तो आप क्या करोगे, इस F के स्थान पे ये पूरा रख दोगे वैल्यू। तो यहाँ से जब ये पूरा वैल्यू रखोगे तो ये Q नॉट है, अपान में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, बचेगा 1/4πε0 के Q अपान में r² बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब ये निर्वात अथवा वायु के लिए जो होता है k का मान 1 होता है, तो 1/4πε0 Q अपान में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ठीक, आई होप किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आई होगी। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, इसको ले लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जो बात करेंगे वो है, अगली हेडिंग हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर आप बताइए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आप यही बताओगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर, ये भी क्यू है ये भी दोनों बराबर हैं, जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, अगर ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, क्या होते, स्थित होते हैं। हमने क्या बताया, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी मतलब ये होता है 2l हम लोग मान के चलते हैं। सर ऐसा क्यों,
आप 2l ही मान लेते हैं। आप ऐसा तो मान सकते हो ये r ले लीजिए, l ले लीजिए, ऐसा भी तो ले सकते हैं। हाँ हम लोग ले सकते हैं, बट अगर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे हम लोग को क्वेश्चन निकालना है, तो क्वेश्चन निकालने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। जैसे 2l है ना, तो अगर इसको 2l को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा, l आएगा। अगर l है तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, भिन्न जो है थोड़ा क्रिटिकल हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर 2l लेते हैं। ठीक, आई होप को आपको समझ में आया होगा। तो आप द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताओगे, ये एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश, कोई एक आवेश ले लो, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेश, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेश के बीच की दूरी को ना, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इससे समझ लीजिएगा, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये बराबर किसके होता है, p के। बात आपके समझ में आई। आप क्या बताओगे, किसी एक आवेश ये हो गया, अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये द्विध्रुव आघूर्ण इसको किससे लिखते हैं, p से लिखते हैं। और p बराबर होता है माइनस q इंटू 2l, या बराबर होता है q इंटू क्या होता है 2l, ये दूरी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव ये ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश स्थित होते हैं। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की, लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश स्थित होते हैं। तो हम लोग वैसा बना लेते हैं। मान लो ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस पर माइनस q आवेश, इस पर प्लस q आवेश। मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, जिसके ए सिरे पर माइनस q आवेश, बी सिरे पर प्लस q आवेश स्थित है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है भैया, 2l है। बीच की जो दूरी है कितना है, 2l है। और इस द्विध्रुव के अक्ष में, इस द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P ऐसा स्थित है, इस द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P ऐसा स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और इसकी मध्य बिंदु से जो दूरी है वो कितना है, r है। इसकी मध्य बिंदु से जो दूरी है क्या है, r है। और देखिएगा ये 2l है, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, l हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, l हो जाएगी। अब आप फिर से सुन लीजिएगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस q आवेश, बी सिरे पर प्लस q आवेश स्थित है। द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, निकालना है। और ये जो बिंदु P है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। तो प्लस q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी भैया E1, क्या होगी, प्लस q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E1।
और माइनस क्यू आवेश का और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी क्या, E2। माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E2 होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ से इसकी दूरी भी लेंगे और यहाँ से इसकी दूरी क्या आएगी, पूरा दूरी क्या है, r है, इतनी दूरी क्या होगी, अगर r में से यल घटा देंगे, पूरा दूरी r है और r में से यल को घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी ना। जैसे मान लीजिए पूरा दूरी 10 है, पूरा दूरी क्या है, 10 है। अगर आपको पता चल गया यहाँ तक दूरी क्या है, 2 है, तो यहाँ बता दोगे ना कि 8 मीटर दूरी आएगा, 10 मीटर जो भी होगा। जैसे ये पूरा दूरी आपको पता चल गया 10 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है, तो यहाँ की दूरी आप तुरंत बता दोगे कि सर 8 होगा। कैसे पता चला, पूरी दूरी में से उस दूरी को घटा दिए, पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी r माइनस क्या हो जाएगा, यल। ये आप आराम से निकाल लोगे। बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर आप इसमें वही समझ लीजिए फिर से, इसमें यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी 5 पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है, तो पूरा मिला के दूरी कितनी हो जाएगी, 5 2 7 हो जाएगा। सेम वही कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप निकालोगे, यहाँ तक, क्योंकि माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू से दूरी भी लेनी पड़ेगी, तो ये कितना आएगा, r प्लस यल हो जाएगा। ठीक, ऐसा। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना है, E1 है, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वो E2 है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं। इसमें लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, लिखने के लिए सर आप यही लिखोगे, माना एक द्विध्रुव निकाय, एक द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिसके A सिरे पर माइनस क्यू आवेश और B सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पे, ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे गए हैं। इसके मध्य बिंदु R से एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। प्लस Q के द्वारा जो तीव्रता होगी वो होगी E1 और माइनस Q की जो तीव्रता होगी क्या हो जाएगी, E2 होगी। तो आइए लोग देखते हैं। अब लिखते हैं प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भैया, E1 होगी। मैं ना देखो क्या होगा, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, प्लस क्यू के कारण जो दूरी होगी कितना होगी, ये होगा। और फार्मूला आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या होता है, r²। तो यहाँ पर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा Q अपान में r² है। r² मतलब क्या है, r माइनस यल का स्क्वायर ना, चूंकि इसके आवेश के कारण तो r माइनस क्या हो जाएगा, r माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा, r माइनस यल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में, अब माइनस क्यू के कारण पूरा दूरी लोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप लिखोगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर क्या, कौन सी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ये E होगा बराबर हो जाएगा E1 माइनस क्या होगा, E2। ये क्यों हो गया सर, क्योंकि E1 का मान ज़्यादा है किससे, E2 से। ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो हम अपने सामने ज़्यादा बल लगा पाएंगे कंपेरिजन देन पीछे की तुलना में। तो हम लोग हम जो जैसे यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे सामने जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और पीछे क्या होगा, कम होगा। इसको और समझ सकते हो, हम अपने सामने ज़्यादा बल लगा सकते हैं, पीछे जो होगा बहुत कम बल लगा पाएंगे, तो आगे वाला ज़्यादा होगा, पीछे वाला कम होगा। इसलिए ज़्यादा वाले में से हमेशा कम वाला घटाते हैं। ये ज़्यादा हो गया, ये कम है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला क्या कर दिए, घटा दिए। ये परिणामी तीव्रता आ गया। अब ई का मान रख दीजिए सबका, ई बराबर यहाँ से निकालते हैं, ई बराबर E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हो जाएगा Q अपान में R माइनस यल का होल स्क्वायर।
ये तो E1 का मान हो गया, माइनस E2 का मान रखना 1/4πε0 के, ये होगा Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप E बराबर 1/4πε0 के, अब चूंकि देखो Q भी कॉमन है तो Q कॉमन ले लो, Q हो जाएगा अब पूरे में से 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। E बराबर 1/4πε0 इंटू के, और यहाँ से इसका गुणा करा दी इसमें, तो r प्लस एल का स्क्वायर माइनस इसका होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में, देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लगाए, पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिए। एक लाइन और नीचे सॉल्व करते हैं, आई होप को आपको दिख रहा होगा। तो E बराबर 1/4πε0 Q अपान में K, और यहाँ से आपको देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका करोगे माइनस के साथ तो होगा r स्क्वायर, इसका ना यहाँ पे हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो माइनस फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस के लिए माइनस होता है, लेकिन ये माइनस क्या कर इसको प्लस कर देगा 2rl अपान में क्या बचेगा, ये होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो कट रहा है, आर स्क्वायर से कट जाएगा, एल स्क्वायर से कट जाएगा, 2rl कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा, 2rl कितना rl हो जाएगा 4rl हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, तो E बराबर होगा 1/4πε0 के, Q को हटाने दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 4rl अपान में हो जाएगा ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, साथ में दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P बराबर 2QL होता है, और उसके बाद यहाँ पे वही बनाते हैं इसको फॉर्मूले को, यदि देखो R का मान बहुत, मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाए, यदि R का मान R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L, तो क्या होगा, तो L स्क्वायर को आप नगण्य कर सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछ लूं भैया कि आप ये बताइए, यहाँ जैसे आपने मार्केट की दूरी और गुजरात की दूरी, तो आप कहोगे अरे यार ये तो नाम मात्र का है, कुछ नहीं उसके आगे, तो कुछ नहीं, वही नगण्य है। तो ये मान लीजिए दूरी जो R है वो कितना है, L की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो L स्क्वायर को आप नगण्य कर सकते हो। तो यहाँ से E बराबर 1/4πε0, इसको बनाते हैं 1 अपान में के, या वैसे रहने दीजिए, Q को साथ में लेके चलते हैं, इसको बनाते हैं 2QL, ये बना, देखो यहाँ इस 4 को तोड़ दिए 2 में, ये 2QL ले लिए ना, देखो 2 ले लिए, Q ले लिए, L ले लिए, तो ये बचेगा 2R, यहाँ से बचेगा 2R, और नीचे बचेगा, इसको आप शून्य मान लोगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ना, हो जाएगा शून्य स्क्वायर, तो घटाओगे तो मिलेगा कितना आपको, R स्क्वायर ही मिलेगा। तो ये R स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, ये हो जाएगा। अब आगे चलते थोड़ा सा, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू के, ये हो जाएगा, देखो ये 2QL क्या होता है, ये P होता है, P इंटू 2R अपान में R की पावर 4, R से R एक, देखो R एक R से ये एक R नीचे कट जाएगा, और E बराबर होगा 1/4πε0 के, ये होगा 2P अपान में RQ, ये होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये क्या होता है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ पर एल स्क्वायर को 0 मान लिया गया, जब 0 में से कुछ घटाओगे, तब R स्क्वायर में से 0 घटाओगे ना, तो हो जाएगा R स्क्वायर ही आएगा। R स्क्वायर की पावर 2 लगाए तो R पावर कितना हो जाएगा, 2 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ से 4, एक R से एक R काटोगे तो ये कितना कट जाएगा, यहाँ पर घात 3 बचेगा। ठीक है, ये होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निर्वात अथवा वायु के लिए निकालोगे तो के बराबर क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो E बराबर 1/4πε0 2P अपान में क्या आ जाएगा RQ। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपको उतनी अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है, ये तो था अच्छी स्थिति में, वो है निरक्षी स्थिति में। ठीक है, उसको देखिएगा।
ठीक है। अब आप दूसरी हेडिंग बनाओगे, अब आप दूसरी हेडिंग ये बनाओगे कि वैद्युत वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या बनाओगे, तीव्रता बनाओगे। तो अब इसमें देखो निरक्षीय में, निरक्ष में देखो अक्ष का मतलब जैसे हम ये खड़े हैं, हमारे अक्ष में हमारे सामने बिंदु होगा। निरक्ष में क्या होता है, या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। निरक्ष में क्या होता है, या तो ऊपर बिंदु होगा या तो नीचे बिंदु होगा। अक्ष में क्या होगा, या तो हमारे सामने होगा या तो हमारे पीछे होगा। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये एक वैद्युत ध्रुवाघूर्ण है, ऐसा ये वैद्युत ध्रुवाघूर्ण है और ये इसका नाम क्या है, ए बी है, और ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। अब इसके अक्ष में, अक्ष मतलब इसके ऊपर ले लो, इसके अक्ष में एक बिंदु R है, जिस एक बिंदु क्या इससे इसके मध्य बिंदु से या इसके अक्ष में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसमें हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर ले लो -q आवेश, यहाँ पर ले लो +q आवेश। अब आप -q के कारण बिंदु P पर निकालोगे और +q के कारण बिंदु P पर निकालोगे, -q के कारण बिंदु पर निकालोगे और +q के कारण बिंदु पर निकालोगे। दोनों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब इसके बाद देखिएगा, जब आप ऐसा बनाओगे ना तो ये एक समकोण त्रिभुज आपका बनेगा, ये ऐसा, ये कर्ण होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बताइए, यल होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी यल होगी, क्योंकि यल और यल जोड़ोगे तभी क्या होगा, 2l होगा, ऐसा। तो अब देखिएगा लगा देते हैं ना, देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ बी पी में या पी ओ बी में, पी ओ बी में क्या करोगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर किसका, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, ये PB का स्क्वायर होगा, और लंब का वर्ग क्या होगा, R का वर्ग, और आधार का वर्ग क्या होगा, L का वर्ग। अगर आप PB का मान निकालोगे, अगर आप PB का मान निकालोगे तो इधर वर्गमूल लोगे, इधर भी वर्गमूल लग जाएगा। R का वर्ग क्या हो जाएगा, L का वर्ग, R का वर्ग L का वर्ग। जितना इसका मान आएगा उतने क्या, इसका भी मान आएगा, जितना इसका मान आएगा उतना क्या होगा, इसका भी मान आएगा। अब इतना बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो अब क्या कहते, देखो बिंदु P पर दो तरीके से तीव्रता निकलेगी, बिंदु P पर दो तरीके से क्या होगी, तीव्रता निकलेगी। ये देखो इस बिंदु Q के कारण P पर तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो तीव्रता है ना, ये इस पर तीव्रता को दो घटकों में वियोजित कर देंगे। ये होगा E1 cos थीटा, और ये इस पर इधर आएगा, इसे बोलेंगे E2 cos थीटा, और इसके बीचों बीच इसका परिणामी होगा E होगा। और इसके बाद देखिएगा ये है इसका, आप कह सकते हैं इसका क्या है, क्षैतिज घटक है, और इसका जो ऊर्ध्व घटक होगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये होगा E1 sin थीटा, और इधर आएगा ये क्या होगा, E2 sin थीटा, ठीक। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। ये ऊपर नीचे मतलब ये ऊपर होने पर और ये नीचे होने पर ना, ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो बात समझिए फिर से, -q के कारण जो तीव्रता है E1 cos थीटा, और -q के कारण जो तीव्रता है क्या हो जाएगी, E2 cos थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसा लिख दे रहे हैं, दोनों दूरियां समान होंगी, ये हो जाएगा r² प्लस L²। ये -q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 cos थीटा होगी, इसका परिणामी क्या होगा, E1 होगा, इसका परिणामी क्या होगा, E होगा। और एक तीव्रता और आएगी जो ऊर्ध्वाधर होगी, E1 sin थीटा, और इसके नीचे जो होगी E2 sin थीटा होगी।
बट ये अपोजिट दिशा में होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप क्या बोलोगे सर कि एक द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है जिसके ए पर माइनस क्यू आवेश और जिसके सिरे बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी E1 cos थीटा और माइनस क्यू के कारण जो होगी E2 cos थीटा होगी और इन दोनों का परिणाम क्या होगा, E होगा। और एक तीव्रता और आएगी जो ऊर्ध्वाधर तीव्रता होगी, इस बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर तीव्रता E1 sin थीटा और इस पर क्या होगा E2 sin थीटा। अपोजिट दिशा में होने की वजह से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेम कुछ करना नहीं है, वैसे इसमें भी लिखना है प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, यहाँ लिख दे रहे हैं P के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ पर दूरी देखो चेंज है, दूरी दोनों के लिए कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए ये आएगा। और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी वो होगा E बराबर E1 cos थीटा और प्लस क्या होगा E2 cos थीटा। चूंकि ये एक ही दिशा में होने की वजह से ना, देखो ये एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने की वजह से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो E बराबर होगा E1 का मान रखो, E1 का मान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और cos थीटा कॉमन कर लीजिएगा और इसका मान रखिए E2 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और ये पूरा क्या हो जाएगा, cos थीटा कॉमन करोगे तो E बराबर, अब देखो पूरा, देखो ये भी एक है, ये पूरा देखो वही सेम है, ये भी पूरा सेम है। जैसे x प्लस एक्स बराबर कितना लिखोगे 2x, वैसे ये हो जाएगा कितना 2 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यल स्क्वायर, इतना होगा इनटू cos थीटा। देखो cos थीटा का मान निकाल दें, ठीक है, यहाँ निकाल दें। cos थीटा का मान बताओ क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। cos थीटा आधार कितना है, आधार यल है, कर्ण कितना, देखो सब में वही उतना है, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो वहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। आधार cos थीटा का स्थान पे रखोगे यल अपान में रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये होगा E बराबर 2QL, ये हो जाएगा 2QL और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये देखो इसकी पावर 1 है, इसको लिख दे रहे हैं एक बार और, इसकी पावर 1 है, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं यल स्क्वायर आर स्क्वायर। रूट का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या का रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब उसकी पावर कितना 1/2 है, ऐसा। E बराबर क्या लिखोगे, E बराबर लिखोगे 2QL बराबर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, ये P होगा 1 ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इसका देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये 1/2 और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 3/2। क्योंकि अगर आधार समान है तो घातें क्या होती, जुड़ जाती हैं। तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये इतना हो जाएगा। देखो एक चीज यहाँ से मान लेते हैं, यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L तो यल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 कर सकते हो। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, अब ये 0 हो सकता है तो ये होगा R की पावर 2 और पूरा पावर 3/2, 2 से 2 ये कट जाएगा, ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान में R3। इतना होता है निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में। प्लस Q के कारण बिंदु P पर
P पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और -q के कारण बिंदु P पर क्या होगा, तीव्रता हम लोग निकालेंगे E2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता होगी E1 E2 क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये सारी होती हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, यही जो है निरक्षीय स्थिति में अभीष्ट व्यंजक है ना। आई होप को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी बात मिस होती है, कोई भी बात नहीं समझ में आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।